माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज को ट्रीट करने के लिए माइक्रोब्स की यहाँ पे हेल्प ली जा रही है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि विदाउट माइक्रोब्स आपका पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये पूरा फेल है, तो बिल्कुल सही है। और ये जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ऐसे बड़े बड़े हैवी जो चैम्बर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको ऊपर से एक एरियल व्यू दिखाया जा रहा है किस चीज का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सवाल ये उठता है कि अब ये है क्या। तो सीवेज को प्रोड्यूस करने में किसी को कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, सबको पता है, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा और चैलेंजिंग जॉब क्या है, इसको ट्रीट करना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक काफी कॉस्टली, अगर आप देखें तो प्लांट है, इसमें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इसमें बहुत ज्यादा, आप देखेंगे तो ये एक टीडियस वर्क है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। आपने फ्लो को इसके अंदर से क्रॉस करा दिया और वो तुरंत ट्रीट होकर बिल्कुल फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको वाटर रिजर्वोयर में रिलीज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टीडीएस वर्क है। आप इसमें पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रोसेसिंग है, बहुत सारी चीजें जो आप इसमें सुनेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपको क्यों करना पड़ रहा है, तो ये तो खैर कोई बोलने वाली बात है ही। जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, इसी को सीवेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। जो पूरा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो है, तो क्या करते हैं लोग, उसको डायरेक्ट ले जाके वाटर रिजर्वोयर में छोड़ दिया, गंगा रिवर उसमें ले जाके छोड़ दिया। और यमुना को तो खैर गटर ही बना रखा है, लोगों ने देखा ही होगा आपने। जैसी न्यू दिल्ली जाएंगे तो जैसी यमुना बैंक से जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो वहां से आपको पता ही चल जाता है कि यमुना की क्या हालत बना रखी है। ठीक है, कुछ दिनों में मेरे ख्याल से अगर यही स्पीड रहा वाटर पोल्यूशन का, तो गंगा रिवर की भी यही हालत कर देंगे लोग। तो सबसे ज्यादा जो आज के डे में जो ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए फोकस करने की जरूरत है, वो किसके ऊपर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर है। सवाल ये उठता है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में करना क्या होता है, कैसे समझेंगे हम लोग आखिर की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता क्या है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे, आसान सा इजी सा प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज, कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सीवेज, तो ये कुछ नहीं है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर is also called सीवेज। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब जैसे जैसे आज की डे में पॉपुलेशन ग्रो करता जा रहा है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ साथ पोल्यूशन भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। ऑब्वियस है, पोल्यूशन भी क्या होगा, डे बाई डे इंक्रीज करेगा। अब सीवेज है तो सीवेज में ये मानी हुई बात है, कोई बोले या ना बोले, ये सीवेज में क्या होगा, सीवेज contains various microbes, many of them are pathogenic। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। तो बहुत सारे उनमें से क्या है, पैथोजेनिक है, मानी हुई बात है। ठीक है, तो अब अगर ऐसे ही आपने रिलीज कर दिया तो ये तो क्या है, मतलब पूरा वाटर जो है ये पॉइजन में उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर इनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में एसटीपीज भी कहते हैं, एसटीपीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।
इसी को शॉर्ट में हम लोगों ने STPs लिखा है, STPs। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये जो STP है ना, आखिर मतलब इस पूरे प्रोसेस की जान क्या है, किसके ऊपर ये टिका हुआ है ना। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, वापस फिर से यहाँ पे जो किंगडम मोनेरा मैंने आपको सिखा रखा है, उसमें बैक्टीरिया पर रखा है आप लोगों ने। तो आपको पता है कि इसके ट्रीटमेंट में जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, उनका बहुत बीच में हम लोग बैक्टीरिया और फंजाई के मास को भी देखेंगे, जिसको फ्लॉक्स बोलेंगे हम लोग। तो हम लोग एक साथ क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर is done by the heterotrophic microbes। ठीक है, कौन कराएगा इसको? तो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो है ये कराने का काम करते हैं। ठीक है, ये तो रही बात इंट्रोडक्शन की। अब तुरंत हम लोग इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जब हम लोग इसमें बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये है, अब तो STP लिखूंगी तो आप समझ जाएंगे कि हम लोग किसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट आप लोग देख रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट involves basic 2 stages। पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे मेजर जो है ये 2 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 स्टेजेस है, उसमें से एक को हम लोग कहेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंड प्राइमरी ट्रीटमेंट नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये हो गया। ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ना, सिर्फ इसी को मात्र हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और बायोलॉजिकल क्योंकि माइक्रोब्स का यूज करेंगे ना इसमें, तो इसकी वजह से हम लोग इसको कहेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग उसमें सीखेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं हम लोग। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। तो खैर बहुत इजी है कि दो हमने क्या किया है, इसका स्टेप बना रखा है। एक हमने बोला प्राइमरी है, दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आता चला जाएगा। आगे देखिए, देन हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है एक्चुअली इसमें होता क्या है। इसमें सबसे पहले अगर आप एक बाल्टी लेके गए और कहीं से आपको ऐसा वाटर मिला जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत पोल्यूटेड है, इतना पोल्यूटेड है कि उसके अंदर आपको जो चीजें है ना, कुछ जो है उसमें ग्रिट भी है, सॉइल भी है, छोटे मोटे पेबल्स भी है। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अगर आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो ऑब्वियस है, सबसे पहले आप क्या करेंगे,
फिजिकल रिमूवल करेंगे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने यहाँ पे नंबर 1 करके लिखा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें 1 मैंने कर दिया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिजिकल रिमूवल फिजिकल रिमूवल मतलब जो चीजें पिक करने लायक है ना उसको आप वहां से रिमूव कर देंगे। दैट इज फिजिकल रिमूवल। बहुत इजी है, जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही है, बस उससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। जब फिजिकल रिमूवल आपने कर दिया, किस चीज का ब्रैकेट में यहाँ पर डाल दीजिए, स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे किस चीज के लिए, सेडिमेंट होने के लिए, सेडिमेंटेशन। बच्चों को मैं कहती हूँ कि जब प्राइमरी ट्रीटमेंट लिखना हो ना तो तुम आंखें बंद करके ये सोचो कि अगर तुम एक बकेट वैसा वाटर उठा के लेके आए हो तो क्या करोगे। सबसे पहले आप जैसे ही सोचना स्टार्ट करेंगे ना ऑटोमेटिकली इसके पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। फिर आप क्या करेंगे, तो आपने जब ये सारे स्टेप्स जब यहाँ पे आपने अप्लाई करे तो इसमें आपने क्या किया, जो फ्लोटिंग डेब्रिस है बाकी सारी चीजें हैं उसको आपने सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके आपने हटा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने क्या किया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग ही दे देती हूँ, प्राइमरी स्लज। देखिए एक चीज समझेंगे यहाँ पे ध्यान से, जो चीजें जैसे सॉलिड्स है, ठीक है, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म प्राइमरी स्लज, मतलब जो बैठ गया सतह में, जो भारी होने की वजह से जो बैठ गया वो प्राइमरी स्लज है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अलग से एफ्लुएंट लिख देती हूँ क्योंकि इन्हीं दो में बच्चे कंफ्यूज ही करते हैं। फिर उसके बाद एक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ्लुएंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एफ्लुएंट जो है जो बैठ गया, तो एफ्लुएंट प्राइमरी स्लज को आप थोड़ी भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो जो उसके सिवाय जो एक्स्ट्रा बच गया, द सुपरनेटेंट सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट, ये क्या करेगा, एफ्लुएंट बनाने का काम करेगा। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।
ये हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ये आपने क्या किया, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए कंफ्यूजन वाली बात कौन सी है। आपके पास यहाँ पे दो टर्म है, एक है प्राइमरी स्लज और दूसरा है एफ्लुएंट। क्वेश्चन इज दैट आगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आपको किसको भेजना है आगे। तो भाई जो प्राइमरी स्लज है वो तो सारे सॉलिड है जो नीचे बैठे हुए हैं, तो उसको थोड़ी भेजेंगे आप, उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजेंगे, किसको भेजेंगे, एफ्लुएंट के लिए भेजेंगे, है ना। तो हम लोगों ने जो दूसरा, ये बस डन ओवर प्राइमरी ट्रीटमेंट, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ये जैसे जैसे लाइंस आगे बढ़ती जाएंगी आपको ऑटोमेटिकली समझ आता जाएगा, कुछ भी नहीं इसमें एफर्ट लगाना है आपको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। किसको लिया आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए जो प्राइमरी वाला जो इफ्लुएंट है आपने उसको लिया, ठीक है। द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज, कितने बड़े बड़े हैं अभी देखा आपने, जो मैंने जैसे ही लेक्चर स्टार्ट किया था तो बहुत बड़े बड़े हैवी बड़े बड़े डाइजेस्टर्स थे। इनटू लार्ज एरेशन टैंक, मतलब उसमें एयर जाने की फैसिलिटी है, इसकी वजह से हम लोग उसको एरेशन टैंक बोल रहे हैं। फिर से वापस रिपीट कर रही हूँ, आपने जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया उसमें जो ऊपर बचा हुआ एफ्लुएंट था उसको आपने भेज दिया, बोला चलो भाई अब तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होना है। उसको आपने कहाँ भेज दिया, लार्ज एरेशन टैंक में भेज दिया सबसे पहले, ठीक है। पहली बात, तो लार्ज एरेशन टैंक में जब आपने भेजा तो एरेशन टैंक की क्या फैसिलिटी है, तो एरेशन टैंक की ये फैसिलिटी है कि उसके अंदर जैसे कैसे मिक्सर का जो वो ब्लेड है वो ऐसे कितनी तेजी से घूमता है, उसमें एजिटेशन, उसको कहते हैं एजिटेशन, तो जिसमें वैसे ब्लेड्स के वैसे घूमने की फैसिलिटी होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो यहाँ पे प्राइमरी एफ्लुएंट है तो उसको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है, मैकेनिकली कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट किया जाएगा, उसमें एयर भी बार बार पंप कराया जाएगा। क्यों करा रहे हैं एयर पंप, पता है आपको, ताकि माइक्रोब्स का नंबर जो बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसमें, ठीक है। तो एरेशन टैंक has the facility of agitation and pumping of air constantly, लगातार। ये तो एक बात ठीक है। अब जब आपने इतनी मेहनत करी है तो क्या करेगा अचानक से, मतलब ये जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा माइक्रोब्स के नंबर का बढ़ जाना, तो फिर अचानक से क्या होगा, अलग से मैं हेडिंग दे देती हूँ, फ्लॉक्स। तो ये क्या है, जो बैक्टीरिया और फंजाई का मास है यहाँ पे जो बन गया उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। masses of bacteria associated with fungi, उसको हम लोग फ्लॉक्स कहते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या कर गया, उसके अंदर ग्रो कर गया। ग्रो, ये हो गया फ्लक्स को आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रो करा दिया। वापस रिपीट कर रही हूँ, अभी तुरंत आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट किया था, उसमें से एफ्लुएंट को आपने भेज दिया एक ऐसे एरेशन टैंक में जिसमें आप लगातार उसको एजिटेट भी करा रहे हैं और उसमें एयर भी पंप करते जा रहे हैं। आपने क्या किया, खुद ही उसको बढ़ावा दिया है कि चलो भाई हम तुमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो माइक्रोब्स है ना वो और ज्यादा बढ़ जाए। सवाल ये उठता है कि इतना ज्यादा इसको बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये जो मैश लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है ना, तो ये माइक्रोब्स जो है ना जो बढ़े हैं यहाँ पे, तो ये सारा का सारा जो सीवेज का जो ऑर्गेनिक मैटर है ना उसको ये कंज्यूम कर जाएगा। तो आगे लिखिए, रीजन आपको समझ आया, दीज माइक्रोब्स
these microbes consume major part of organic matter of एफ्लुएंट भी हम लोग लिख सकते हैं, जो आपके पास खड़ा था। तो ये एफ्लुएंट का क्या करेगा, जो मेजर पार्ट है मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो भी होगा उसको ये खाने का काम करेगा। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। अब इसको समझने के लिए बच्चे कहते हैं मैम हमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत सुपर इजी है। आपका एक क्लासरूम है, उसके अंदर एक बच्चा बैठा है, ठीक है। तो जब एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन अगर उसमें 100 स्टूडेंट्स बिठा दिए जाए तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बीओडी जितना ज्यादा होगा पोल्यूशन उतना ज्यादा होगा, बीओडी जितना कम होगा पोल्यूशन उतना कम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस पूरे ट्रीटमेंट में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमको हमको इसको तब तक ट्रीट करना है जब तक कि उसका बीओडी जो है वो कम ना हो जाए। तो हम एक स्टेटमेंट इसके नीचे ऐड कर देते हैं, द सीवेज इज ट्रीटेड till the बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई बार होता है ना, पढ़ाने के बाद फिर वापस बच्चा पूछता है मैम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। मैं फिर से दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक ग्लास पानी पी रहे हैं घर में, आपने ऐसे वाटर प्यूरिफायर से निकाला और आप पी रहे हैं, तो अब भाई आप इस श्योरिटी के साथ उस वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं ना कि भाई इसमें एक भी माइक्रोब नहीं है, तो हम बोलेंगे कि उसका बीओडी क्या है, कम है। लेकिन अगर पता चला कि आपने कोई जूस निकाला और उसको आपने छोड़ दिया, हालांकि 1 घंटे विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है वो जूस को पीना होता है, जो आपने तुरंत निकाला है, अगर उसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह नहीं डाला गया है तो। और अगर आपने उसको छोड़ दिया ग्रो करने के लिए, उसमें जो माइक्रोब्स ग्रो करते चले गए, तो उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, वो पोल्यूटेड हो गया, माइक्रोब्स का नंबर ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा। तो अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम तब तक ट्रीट करेंगे द सीवेज इज, यहाँ पे इज आई एस मिसिंग है, द सीवेज इज ट्रीटेड टिल द बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब तक क्या ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस। चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक नोट करके मैं पॉइंट लिख लेती हूँ इसके लिए, बीओडी के लिए। द greater the BOD of wastewater, more is its polluting potential। अब समझ आ गया होगा। उतना ज्यादा इसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अब अभी अभी क्या किया था आपने, फ्लॉक्स को इतना ज्यादा आपने ग्रो कराया कि वो सारा का सारा जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर गया, ठीक है। जैसे ही आपने देखा कि जो बीओडी है वो धीरे धीरे करके क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर इसको लिख देते हैं, पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। वंस द बीओडी is reduced, the effluent, जिसके ऊपर सारा ट्रीटमेंट आप करा रहे थे, the effluent is then passed
इनटू सेटलिंग टैंक, एक दूसरे टैंक में आपने वहां से भेज दिया इसको सेटल होने के लिए, ठीक है। फिर क्यों आपने भेजा है इन सेटलिंग टैंक फ्लॉक्स के जो भी माइक्रोब्स है फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, हमने देखा कि ये क्या है, ये जो है यहाँ पे सेटल हो जाए। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है आपके पास एक्टिवेटेड स्लज, ये क्या है सो देखिए। एक्टिवेटेड स्लज बोलने का ये मतलब है कि एक स्मॉल पार्ट जो है, मतलब एक्टिवेटेड स्लज जो पूरा का पूरा आपने क्या किया है, यहाँ पे फ्लॉक्स का जो मास वास आपने बना रखा है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ सेडिमेंटेड माइक्रोब्स, शॉर्ट में मैंने लिखा। अब एक नया टर्म आपके पास आएगा इनोक्यूलम, ये टर्म आपने सुन रखा है, जैसे आपके घर में आपको अर्जेंटली दही जमाना है, तो आपको पता ही नहीं, आपके घर में है ही नहीं, तो आपको पता भी लैक्टोबैसिलस ये काम कर रहा है, तो आप दूसरे के घर से मांग के लेके आते हैं, तो उसको इनोक्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनोक्यूलम कहते हैं। तो किया क्या जाता है कि एक स्मॉल पार्ट जो है स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक, उसको हमने ले लिया। और एक बात सोचेंगे यहाँ पे, जो हम पूरा करा रहे हैं प्रोसेस, ऐसा थोड़ी एक बार करा के जिंदगी भर के लिए डन हो गया, ओवर हो गया, नहीं, पीछे से सारा प्रोसेस वापस रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे फ्लॉक्स बनाना है उसमें थोड़ा सा इसमें से वो पोर्शन जो है पीछे भेज दिया कि जाओ तुम फिर से अपना मास वहां पे ग्रो करो। तो अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक, जहाँ पे आप ये करा रहे थे, which serves as inoculum, उसी को हम लोगों ने इनोक्यूलम का नाम दे दिया। फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए, पहले तो हमने क्या किया, इनको मजे से ग्रो कराया जो फ्लॉक्स था, फिर हमने क्या किया, अब इन्हीं को किल करने का इंतजाम कर लिया। बोलने का मतलब ये है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लज इज pumped into large, अब देखिए वहां पे एरोबिक था ना, यहाँ एनएरोबिक लिखेंगे हम, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। क्यों किया हमने, हमने ऐसा इसलिए किया, पहले तो हमने उनका नंबर ग्रो करा दिया, फिर हम लोगों ने क्या किया, बोला अच्छा चलो यहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स को छोड़ दिया हम लोगों ने। तो ये एनारोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, ये जो एरोबिक वाला जो नंबर अपना ग्रो कर रहा था ना, उसको ये पूरा का पूरा खत्म कर देगा वहां से, ठीक है। एनएरोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट और माइक्रोब्स ये क्या करेगा, उसको भी यहाँ पे डाइजेस्ट करने का काम करे। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, माइक्रोब्स मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, है ना। ड्यूरिंग
This digestion, the mixture of gases such as, जो सबसे मेजर गैस है that is methane, hydrogen sulfide, and carbon dioxide, और रिलीज, ये तो आप जानते हैं, ये सारी गैसेस जो है यहाँ पे निकलती है। ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी गैसेस जो है रिलीज होती है। हम लोगों ने क्या किया, बहुत सावधानी के साथ ये जो गैसेस हैं बायोगैस, तो these gases form biogas and can be used, बहुत सारा वर्क है इसका, बताइए आपको, as source of energy। बस हो गया। ये अब जाके क्या हो गया, ओवर हो गया। क्यों सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज ये हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, बिकॉज इट इज इन्फ्लेमेबल। अब जो है, अब इस लायक हो गया है, जो पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद जो एफ्लुएंट है उसको आप नेचुरल रिजर्वॉयर में रिलीज कर सकते हैं। इसी के लिए तो इतनी मेहनत आप कर रहे थे इतने देर से। द, ये ऐसा लिख देता है, फाइनली द completely treated effluent is released into natural water reservoir, water bodies। चाहे आपको रिवर में रिलीज करना हो या कहीं रिलीज करना हो, जहां आपका मन करे वहां अब आप इसको रिलीज कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया ये डन, क्लियर है बिल्कुल, समझ आया?